ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये सिर्फ एटम बॉम्ब की दौड़ का मामला नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया की माशियात की बुनियादों को हिला सकती है और जो आलमी ताकत का तवाज़ुन है ना, उसे बिल्कुल बदल सकती है। तो आज हम इसी पेचीदा मसले की तहों को ज़रा खोल कर देखेंगे कि आखिर दांव पर लगा क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया की इकॉनमी को कैसे खतरे में डाल सकता है। और इसका जवाब मज़े की बात यह है किसी जंगी हिकमत अमली में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में छुपा है जिस पर आज पूरी दुनिया की मईशत चल रही है। और इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1970 की दहाई में, जब तेल और अमेरिकी डॉलर के बीच एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ था। और वो सिस्टम है पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, ये एक डील थी कि दुनिया में तेल की खरीद और फरोख्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगी। इस एक चीज़ ने अमेरिका को इतनी माशी ताकत दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ईरान जैसा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क एटमी ताकत बन जाए, तो फिर वो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। तो असल खेल यही है। देखें, अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो वो अमरीकी प्रेशर से तो आज़ाद हो जाएगा। फिर वो ये फैसला भी कर सकता है कि भाई हम अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो या युआन में बेचेंगे, और ये चीज़ पेट्रो डॉलर सिस्टम पर सीधा सीधा हमला होगा। इसका मतलब ये है कि मशरिकी वस्ता में जो अमेरिका का असर और रसूख है ना, जो इतनी दहाइयों से बना हुआ है, वो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाएगी। अब जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, तो पहला रद्द-ए-अमल कोई डिप्लोमेसी नहीं था, बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने एक खुफिया जंग छेड़ दी, एक शैडो वॉर। मकसद ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक हकीकी खतरा बनने से पहले ही अंदर से खत्म कर दिया जाए। और ये हमला ना दो तरफा था। एक तरफ तो स्टक्सनेट जैसा एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर वायरस था जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को ही तबाह कर दिया, यानी वो मशीनें जो यूरेनियम अफजूदा करती हैं। और दूसरी तरफ ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्हें एक एक करके पुरस्रार हमलों में मारा गया। अब इन सब कार्रवाइयों ने प्रोग्राम को सुस्त तो ज़रूर किया, लेकिन उसे रोक नहीं सके। तो जब ये खुफिया जंग ईरान को रोक नहीं पाई, तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हिकमत अमली बदली। अब टारगेट कोई फिजिकल तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि अब मकसद था ईरान की इकोनॉमी का गला घोटना, इतना कि वो खुद मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। और ये नई स्ट्रैटेजी बहुत सख्त थी। ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया गया, यानी जो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम है उसे कट ऑफ कर दिया। इससे उनकी तिजारत बिल्कुल ठप हो गई। उनके तेल की फरोख्त पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। मकसद बिल्कुल साफ था, माशी तकलीफ इतनी बढ़ा दो कि ईरान के पास अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। और ये हिकमत अमली काम कर गई। वाकई ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाही के किनारे आ खड़ी हुई। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई, महंगाई आसमान से बातें करने लगी, और इसी शदीद दबाव में आकर ईरान आखिरकार एक तारीखी डील पर बातचीत के लिए राजी हो गया। इस डील को नाम दिया गया जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या जिसे हम JCPOA कहते हैं। ये एक सीधा साधा सौदा था। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा, उसे ट्रांसपेरेंट बनाएगा, और जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें पूरी रसाई देगा, और इसके बदले में वो सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगी जिन्होंने उसकी इकोनॉमी को मफलूज कर रखा था। और इस पूरे मुआहदे का जो मरकज़ था ना, वो था ये नंबर 3.67%। ये वो लिमिट थी जिस तक ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त थी। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये लेवल बिजली बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन एटम बम के लिए जो 90% चाहिए, उससे बहुत बहुत दूर है। तो ये नंबर एक तरह से अमन और जंग के बीच की लाइन बन गया था। लेकिन ये डिप्लोमेटिक कामयाबी ज़्यादा देर नहीं चली। सिर्फ 3 साल बाद ही अमेरिका में हुकूमत बदली, और उसके साथ ही इस मुआहदे की बुनियादें भी हिल गईं। दुनिया एक बार फिर उसी पुराने झगड़े की तरफ जा रही थी। हुआ ये कि 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका को इस डील से यकतरफा तौर पर बाहर निकाल लिया। उनका कहना था कि ये डील ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, और इसके जो दूसरे मसले हैं जैसे मिसाइल प्रोग्राम या खित्ते में उसका असर, उन पर तो बात ही नहीं करती। उनके अल्फाज में ये एक खौफनाक यकतरफा मुआहदा था। और इस डील का टूटना एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन का आगाज था। अमेरिका ने पाबंदियां वापस लगाईं,
تو ایران نے بھی یورینیم افزودگی کی حدیں توڑنا شروع کر دی۔ پھر 2020 میں امریکہ نے ایران کے سب سے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو مار دیا، جس کے جواب میں ایران نے ایک امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور دونوں ملک بالکل جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس ساری ٹینشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند سالوں میں ایران 3.67% کی سیف لمٹ سے نکل کر 20% سے بھی زیادہ افزودگی تک پہنچ گیا۔ اور تکنیکی طور پر یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے، کیونکہ 20% سے 90% تک کا سفر یعنی جو بم کے لیے چاہیے بہت تیز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران کا بریک آؤٹ ٹائم یعنی بم بنانے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ پھر امریکہ میں نئی حکومت آئی اور ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ ڈیل واپس بحال ہو جائے۔ ڈپلومیٹس ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھے، لیکن اس بار حالات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک تھے۔ ابھی مذاکرات چل ہی رہے تھے کہ ایران کی سب سے اہم نیوکلیئر سائٹ نٹنز پر ایک بہت بڑا حملہ ہو گیا اور الزام لگا اسرائیل پر۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے مذاکرات کے دوران کسی نے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ ان کے نزدیک یہ ایک ایسی غداری تھی جس کا ایک زوردار جواب دینا لازمی تھا۔ اور جواب واقعی بہت زوردار تھا۔ اس حملے کے ری ایکشن میں ایران نے اعلان کر دیا کہ وہ اب یورینیم کو 60% تک افزودہ کرے گا۔ یاد ہے نا، ڈیل کی لمٹ تھی 3.67% اور بم کے لیے چاہیے 90%، تو 60%۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ایران کو ایٹم بم بنانے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ اب ایران کی دلیل بہت سیدھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم JCPOA پر عمل کر بھی رہے ہیں اور پھر بھی ہم پر حملے ہو رہے ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو پھر اس تعاون کا فائدہ کیا ہے؟ اور اسی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قسم کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ ختم کر دیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دنیا کا نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے IAEA، اس کے انسپیکٹرز کو باہر نکال دیا گیا، سارے مانیٹرنگ کیمرے ہٹا دیے گئے، ڈیٹا بھیجنا بند کر دیا گیا۔ تو ایک طرح سے پوری دنیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے معاملے میں اندھی ہو گئی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں آج کی سب سے پریشان کن حقیقت پر لے آتی ہے۔ ایک طرف ایران تاریخ میں سب سے زیادہ یورینیم افزودہ کر چکا ہے، اور دوسری طرف دنیا کے پاس یہ دیکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جب یہ پردہ اٹھے گا تو دنیا کو کیا نظر آئے گا؟